नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, सोनिया गांधी जी बड़ी नाराज़ हैं। आर्टिकल लिख रही हैं अखबार में और वो एजेंडाधारी अखबार ही है और कह रही हैं कि क्यों ईरान के साथ नहीं नज़र आ रहा है भारत? क्यों खमेनी जो उनके हिसाब से हेड ऑफ स्टेट हैं, उनको लेकर कोई सांत्वना जारी क्यों नहीं की मोदी सरकार ने? सर, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को विदेश नीति उनसे पूछकर बनानी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि हेड ऑफ द स्टेट वो थे नहीं, वो धार्मिक नेता थे और ना तो राष्ट्रपति थे वहां के, ना प्रधानमंत्री थे। तो एक तो यही बात गलत है कि उनको आप खामेखा राष्ट्राध्यक्ष बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी कब खुश रही हैं, कब नाराज नहीं रही हैं, और इनकी नाराजगी को नोटिस कौन ले रहा है इस देश में। अब इस परिवार को लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति है उसके हमेशा ये खिलाफ ही अपना मत व्यक्त करते हैं। 2014 के बाद से जैसे इन लोगों ने एक कसम उठा रखी है कि मोदी जी अगर ये कहेंगे कि गोबर खाना बहुत बुरी चीज है तो ये गोबर जरूर खाएंगे। इसी तरीके से अगर मोदी जी एक सीधे रास्ते पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो गड्ढों में चलना है। मोदी जी कहते हैं कि दिन है तो ये कहते हैं कि नहीं, रात है, आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई ये जो गुलामी के प्रतीक जितने भी चिन्ह हैं, बिल्डिंग्स हैं, संस्थाएं हैं, कानून हैं, इनको हमें हटाना है, इनकी जगह अपना बनाना है, भारत का बनाना है। ये उसकी मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आप देख लीजिए भाई, इतने मंत्रालय छितरे पड़े थे पूरी दिल्ली में, उनको सेंट्रलाइज किया गया है सेंट्रल विस्टा में। उनको एक बिल्डिंग में, अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग मंत्रालयों को शिफ्ट किया गया है। भारत सरकार के करीब 1,500 के आसपास करोड़ रुपया बच रहा है, 1,500 करोड़ रुपया बच रहा है। लेकिन इनको बड़ी तकलीफ है, नई पार्लियामेंट से इनको तकलीफ है। डिलिमिटेशन का काम अब शुरू होने वाला है, उससे भी प्रॉब्लम है इनको। इनको एसआईआर से भी परेशानी है, इनको सीएए से भी परेशानी है, वक्फ संशोधन बिल से भी परेशानी है। मुझे ये बताओ कि कब ये खुश रहे हैं? ये 3 कृषि कानून लाए गए, उसमें भी गाल फुला करके बैठ गए थे सारे के सारे। फूफा की भूमिका में दिखाई देते हैं आजकल। लेकिन इस देश की जनता ने इनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अब जो ये मसला उठा रही हैं आर्टिकल के जरिए, अब से 8 महीने पहले जून 2025 में जाइए अंजू जी, जब वो 12 दिन की अटैक की थी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर, जिसमें V2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था और जो 3-4 जगहों पर इनके यूरेनियम संवर्धन के काम चल रहे थे उनको तोड़ा गया था, फोड़ा गया था। उस समय भी इन्होंने आर्टिकल लिखे थे और आर्टिकल लिख करके इन्होंने क्या क्या कहा था जरा वो भी पढ़ लीजिए। डिट्टो जो इन्होंने 8 महीने पहले कहा था सोनिया गांधी ने, वही अब रिपीट कर रही है। उसमें बस इतना और जोड़ दिया है कि साहब ये जो अटैक हुआ है इससे 48 घंटे पहले ही मोदी जी तेल अवीव से दिल्ली पहुंचे थे, इजराइल की यात्रा करके पहुंचे थे। तो इससे हमारा भारत का क्या लेना देना है? भारत अगर इजराइल के दौरे पर गया था तो बहुत सारे समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट को संबोधित किया है मोदी जी ने, वहां संसद का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे उनको अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आपको चूंकि मोदी जी को गाली देनी है, आपको मोदी जी की ही गलतियां निकालनी है। हमला कौन कर रहा है? अमेरिका और इजराइल कर रहा है। किस पर कर रहा है? ईरान पर कर रहा है। मरा कौन है? आयतुल्ला अली खमेनी और उनके 48 दूसरे साथी मरे हैं। भारत का क्या लेना देना है भाई?
लेकिन आपको ये बयानबाजी, ये बकैती इसलिए करनी है क्योंकि आपको लगता है कि मोदी जी को आप गाली देंगे और आप कहेंगे कि उनकी विदेश नीति गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, और ये वहां के एक राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया और भारत ने उसकी निंदा ही नहीं की। तो भैया निंदा किस किस ने की है, जरा ये बता दो। यूएन ने की है क्या? चीन और रूस दोनों उसके एलाई थे, करीबी एलाई थे, उनका बनता है। हम तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बयान दे करके आए हैं कि हर तरह के आतंकवाद का हम खंडन भी करते हैं और उसके खिलाफ मजबूती से इजराइल के साथ भी खड़े हैं। अब अगर सोनिया जी को ये पता नहीं है या कांग्रेस के उनके रणनीतिकारों को पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि बड़े मूर्ख लोग हैं कि आयतुल्ला अली खोमेनी कर क्या रहे थे। उन्होंने हमास को खड़ा किया, उनको पाला पोसा, वित्त पोषित किया, उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उन्होंने हूथियों को खड़ा किया, आईएसआईएस को खड़ा किया, और वो वो कर क्या रहे थे, करवा क्या रहे थे? वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि हम दुनिया के नक्शे से इजराइल को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, इसका सर्वनाश कर देंगे। चारों तरफ से एक इजराइल एक छोटा सा देश है, आप मैप उठा करके देखेंगे तो इसके आसपास के जितने देश हैं सब बड़े बड़े हैं, उनका क्षेत्रफल कहीं ज्यादा है। एक इजराइल जो यहूदियों का देश है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ईरान से उनकी कोई सीमा भी नहीं मिलती है, तो आपने प्रॉक्सी खड़े कर रखे हैं उसके खिलाफ, उसकी नाक में दम करने के लिए। तो भाई इजराइल का तो ये हक बनता है कि वो आत्मरक्षा में, अपनी सुरक्षा में जो भी उसको बर्बाद करना चाहता है, जो भी उसे नक्शे से मिटाना चाहता है, वो पहले उसी को क्यों ना नक्शे से मिटा दे, या उसी को ऊपर 72 हुरों के पास क्यों ना भेज दे। तो उसने तो वो काम किया है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये मेरी समझ से बाहर की बात है, लेकिन कुछ चीजें समझ में आती हैं। समझ में ये आता है कि मोदी को जितनी गाली दोगे या आयतुल्ला खमैनी का नाम लेकर के जितना चीखोगे चिल्लाओगे, उतना देश में जो मुस्लिम है, खास तौर से सिया है, वो आपके लिए यूनाइट होगा, उसको ध्रुवीकृत होगा और आगे आप उनके वोटों की फसल काटेंगे। वरना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बर्बरता, क्रूरता होती है, तब तो प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लटका करके जाती हैं, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो कोई बैग लटका करके नहीं जाती हैं। जी। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जब ये 1947 के बाद की स्थितियां थी, जरा तब के आंकड़े निकाल लो और आज के आंकड़े निकाल लो। हिंदू कहाँ गायब हो गए, उनके मंदिर कहाँ गायब हो गए, उनके तीज त्योहार, वहां पर उनकी जो स्वतंत्रता थी वो, और जो कन्वर्जन है, जिस तरीके से वहां पर बलात् उनकी बेटियों को उठाया गया, उनकी अस्मत पर हाथ डाला गया, धोखे से उनको अपने जाल में फंसा करके फिर उनको कन्वर्ट किया, कराया गया। तो ये सारी चीजें, तब ये मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। तो ये जो स्यापा है ना, ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड और राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। शिया वोट बैंक, क्योंकि शिया की तादाद इस देश में, हमारे देश में 3.5 करोड़ के आसपास है, तो उस वोट बैंक पर इनकी नजर है। अब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करें सर, पहलगाम में हमारे देश के 26 नागरिकों को धर्म पूछ पूछ कर गोलियों से भूना गया। उस वक्त आर्टिकल लिखने की फुर्सत नहीं मिली सोनिया गांधी को। राहुल गांधी ने तब सिर्फ एक ट्वीट किया था, और ये जो ईरान वाला कांड हुआ है, पिछले 4 दिन में 3-3 ट्वीट कर बैठे हैं, आर्टिकल लिख डाला है। तो आप सोचिए कि इनकी सिंपैथी किसके साथ है। हिंदुओं को तो ये कुछ मानते ही नहीं है सर। ये तो जो लोग इनको वोट करते हैं, जिन्होंने सेकुलर जामा ओढ़ रखा है, हिंदुओं ने, जो सेकुलर के नाम पर आंखों पर जिनकी पट्टी बंधी हुई है, उनको अब तो कांग्रेस की असलियत नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर बने हुए हैं, या
अपनी आंखों पर कोई ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जिसमें सब हरा ही हरा दिखता है, कुछ खराबी दिखाई देती ही नहीं है। और इनमें ऐसे भी लोग हैं कि जो कांग्रेस के जब शासन में जिनको हर तरीके के लाभ दिए गए या उन्होंने लाभ प्राप्त किए, अब मोदी जैसा आदमी अगर इस देश में शासक रहेगा तो फिर वो बहुत सारे जो दलाली के, सौदेबाजी के, लूट के, उस सारे तंत्र को उसकी एक-एक करके जड़ें काट रहा है, उसकी गर्भनाल काट रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ ही खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में तो ये सब लूट तंत्र जो है वो एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी था, किसी की कोई रोक-टोक थी ही नहीं। अब तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया है, वो डीबीटी के ज़रिए जो है डायरेक्ट खाते में पहुँचता है पैसा, वो चाहे मनरेगा का हो या दूसरी तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाओं का हो, सबको सीधे पहुँच रहा है गरीबों को। तो दलाली जो बीच में करते थे उनको नहीं पहुँच रहा है। तो बहुत बड़ा वर्ग अभी भी अंजू जी है, जो इसके चलते भी मोदी को पसंद नहीं करता है और इन्हीं को वोट करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। सर, सोनिया गांधी की आंखों में तो बाटला हाउस के एनकाउंटर के दौरान भी आंसू आ गए थे। उनकी पार्टी के नेता है ना वो सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था सोनिया जी की आंखों में तो आंसू थे, रो रही थी वो। तो ये तो उनके लिए रोते हैं ना सर, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। और वो जो अभी पहली बार का सांसद है इनका इमरान मसूद, उसकी जुबान देख लीजिए, पीएम मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। अब कह रहे हैं ऐसे कमजोर पीएम तो मैंने देखे ही नहीं। सर मतलब पहली बार आए हो सांसद चुनकर और इतनी बड़ी बड़ी बातें, अगली बार चुन के भी नहीं आओगे। एक्चुअल में एक तो नरेंद्र मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। नंबर 2 ये है कि इनके रहमो करम पर तो प्रधानमंत्री बने नहीं है बिल्कुल। कि इन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया हो। 3 बार वो प्रधानमंत्री बने हैं तो इस देश की जनता के द्वारा बने हैं। और 3 बार अगर इनके नेता को पब्लिक ने रिजेक्ट किया है और बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है, तो इससे इनको सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या साख है, क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में, ये हमें इस प्रोग्राम में बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने नाक रगड़वाई अमेरिका तक की। उन्होंने मजबूर किया यूरोपियन यूनियन को कि उसके दोनों शीर्ष नेता दिल्ली में आए और आकर के साइन करें, और ट्रेड डील साइन करके गए वो। यूरोप के जो 3 और कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन के छाते के नीचे नहीं है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अलग से एफटीए पर साइन किया है, ट्रेड डील की है भारत के साथ में। जो हमारी ग्रोथ रेट है, अगर हम इकोनॉमी के पैरामीटर से देखें तो भी, हम सामरिक रूप से भी जो हमारी तैयारियां, हमारी सेनाओं की तैयारियां हैं वो भी, जो हमने अलग अलग अत्याधुनिक चाहे विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, वो सब शामिल किए हैं, उनको आप देखें। और जो एके एंटनी 2011 में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे कि हमने चीन से लगते हुए बॉर्डर के पास इसलिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, सड़कें तैयार नहीं की, अपनी एयर स्ट्रिप्स नहीं बनाई कि उन पर आकर के चीन कब्जा ना कर ले। इससे ज्यादा मतलब निचले स्तर की कोई बात हो नहीं सकती है। इतना दब्बूपन, आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं, उसके बाहुबल पर, उसके पराक्रम पर, उसके कौशल पर, उसकी तैयारियों पर भरोसा नहीं है। और वही सेना है, बस प्रधानमंत्री वाला बदला है, सोच बदली है, अप्रोच बदली है। और आज देखिए क्या कर रही है हमारी सेना, घुस करके मार रही है, हालत खराब करके रख दी है, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा उनके रडार उड़ा दिए, उनके एयरबेस उड़ा दिए, सारा तिरपन कांपते हैं पाकिस्तान के आज की तारीख में। वो सब भूल गए कि जी हमारे पास पाव पाव के बम है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इमरान मसूद जैसे और ये कांग्रेस के नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत है नरेंद्र मोदी को। पूरी दुनिया जानती है, आस पड़ोस भी जानता है और चीन भी जान गया है। 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा है,
पूर्वी लद्दाख में 50-60 हजार सेना उधर खड़ी थी, 50-60 हजार सेना हमने इधर खड़ी कर दी कि आओ, कब तक खड़े रहोगे, आ जाओ, हम भी खड़े हैं, घुसो। हड्डी पसली तोड़ करके ना वापस बीजिंग भेजा तो अपना नाम भी नहीं है। क्या हुआ अल्टीमेटली? डोकलाम में क्या हुआ था? 73 दिन का स्टैंड ऑफ था दोनों तरफ से, चीन को पीछे हटना पड़ा। तो ये लोग एक्चुअल में, वो राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना कि साहब सबसे बड़ी पूंजी नरेंद्र मोदी की उनकी छवि है और हम उनकी छवि को तहस नहस करके रहेंगे, ये कहते हैं ना। तो तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है भाई? लोग तुम पर भरोसा करते हैं क्या? और अगर इस तरह की बकवास आप करते हैं मीडिया में आकर के या जनसभाओं में कि हम मोदी की छवि को तहस नहस कर देंगे, तो तुम्हारे कहने से पब्लिक मान लेगी कि आपने तहस नहस कर दी। आपकी छवि क्या है, जरा उसका आकलन करो, कसौटियों पर उसको कसो और ये मंथन करो, चिंतन करो कि लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप पर, कांग्रेस को क्यों बार बार लताड़ रहे हैं और ठुकरा करके वापस भेज रहे हैं, और मोदी को क्यों चुन रहे हैं। उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसमें कुछ तो प्रामाणिकता होगी, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो पब्लिक को डिलीवर किया होगा, कुछ तो देश के प्रति वो समर्पण भाव से लगे हुए होंगे, जो आपकी कथनी करनी और आचरण में दिखाई नहीं देते हैं। तो आपके कह देने मात्र से नरेंद्र मोदी जो हैं वो जीरो नहीं होते हैं, जो हीरो है वो हीरो ही रहेगा। सर, मुझे तो ये सोचकर ताज्जुब होता है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो नंगा नाच, जो दरिंदगी दिखाई थी इज़राइल में घुसकर, वो किसी को याद नहीं है। ऑल आइज़ ऑन गाज़ा, ये तो कहती थी प्रियंका वाड्रा, लेकिन किसी को समझ नहीं है कि वहां क्या हुआ था। वो तस्वीरें आप देखिए, विभत्स छोटे-छोटे बच्चों के साथ क्या किया था। उसके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई आंसू नहीं बहा रहा, उसके लिए भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब चिट्ठी किसके लिए लिख रही हैं? अपने वोट बैंक की खातिर। और दूसरा सर, इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, जो ये कहते हैं कि पीएम मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के सबसे पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया। सर, ईरान भारत के साथ कब कब खड़ा रहा है, ये तो जग जाहिर है। उसको जबरदस्ती भारत का दोस्त बताने पर क्यों तुला हुआ है विपक्ष? पहली बात तो यह है कि ये पवन खेड़ा है कौन, इनकी पहचान क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सर, ये तपस्वी हैं जिनकी तपस्या हमेशा अधूरी रह जाती है। अभी भी राज्यसभा के लिए पता नहीं उनका नाम आगे किया है कांग्रेस से नहीं या नहीं, फिर उनकी तपस्या अधूरी रह जाएगी। तो तपस्या पूरी कर रहे हैं वो ये सब कह के। शकील अहमद से लेकर के गुलाम नबी आजाद तक और कपिल सिब्बल से लेकर के एक और वो मणिशंकर अय्यर तक, ये सब अलग अलग अवसरों पर अलग अलग इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि ये अब कांग्रेस नहीं रही, ये अब नौकरों की पार्टी बन करके रह गई है। ये पवन खेड़ा भी तो नौकर ही थे शीला दीक्षित के। जो इनका फोटो वायरल होता है, वो जो 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं शीला दीक्षित के सामने, तो इनकी छवि क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनकी समझ कितनी है। और जब भी ये इस तरह की बातें करते हैं, तो ये हो या राहुल गांधी हो या दूसरे लोग हों, ये कांग्रेस पार्टी के और 10-10 हजार वोट कम करते जाते हैं। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हर चुनाव के साथ, हर बकैती के साथ ये कांग्रेस के लिए गड्ढा और गहरा खोदते जा रहे हैं, और कितना नीचे जाकर के उसको दफन करेंगे कोई कह नहीं सकता है। अभी ईरान वाले मसले को ही अगर हम डिस्कस करें, जिस पर ये स्यापा कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लेख लिख रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी ईरान जो हमारा पुराना दोस्त, तो पता नहीं कब दोस्त था, कब दोस्ती निभाई है ईरान ने, भारत के लिए क्या किया है उसने। जहां तक तेल खरीदने की बात है, तो हम तो 20-22 देशों से तेल खरीद रहे हैं। कभी जहां हमें सस्ता मिलता है वहां से हम खरीद बढ़ा देते हैं, जहां हमें महंगा मिलता है वहां से खरीद घटा देते हैं। तो
ईरान के अलावा भी बहुत सारे देशों से हम तेल खरीदते हैं, यानी व्यापारिक रिश्ते हमारे हैं। ईरान से भी हैं। मुफ्त में तेल दे रहा है क्या? पैसा दे रहे हैं, वो तेल दे रहा है। कुछ हम उससे सामान मंगाते हैं, कुछ वो हमसे सामान मंगाता है। ये लेन देन, ये आयात निर्यात, ये दुनिया भर के देशों के साथ, भारत का भी है, चीन का भी है, अमेरिका का भी है, रूस का भी है, हर देश का है। कोई किसी से कुछ मंगाता है, कोई किसी से कुछ मंगाता है। तो इसमें कोई जो हमारे साथ युद्ध हुए हैं, चाहे 47-48 का हुआ हो, 62 का, 65 का, 71 का, करगिल हुआ हो, कभी उसने उस समय युद्ध के समय हमारी मदद करी हो तो बताओ? या कश्मीर को लेकर के जो हमारी नीति है, घोषित नीति है, हमारे साथ कभी खड़ा हुआ हो तो बताओ? तो फिर काहे का यार है भाई? फिर क्यों चिल्ला रहे हो कि ईरान जो है वो भारत का यार है? दूसरी बात ये है कि ये मसला ईरान और भारत के बीच का है ही नहीं। ये खामखा बनाने पे तुले हुए हैं, केवल अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए और उसको ध्रुवीकृत करने के लिए। हमारा तो मसला ही नहीं है भाई। बिल्कुल। ये इस्राइल और ईरान के बीच का मसला है, ईरान और अमेरिका के बीच का मसला है। बल्कि अब तो ये ईरान और बहरीन, ईरान और कतर, ईरान और सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का बन गया है। बिल्कुल। तो हम कहाँ हैं इसमें? लेना एक ना देना दो। तो बेवजह क्यों स्यापा कर रहे हो भाई? अरे भाई, अमेरिका और इजराइल को निपटने दो। और अब तो मैदान में अब सऊदी अरब भी आ गया है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी के ऊपर इन्होंने ड्रोन से अटैक किया है, उसमें आग लगी है, वो कंपनी बंद, रिफाइनरी बंद हो गई है। और रिफाइनरी भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी, जहां आराम। 5.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक बैरल प्रतिदिन का उत्पादन है, क्षमता है उसकी। ऐसी रिफाइनरी को आपने बंद करवा दिया है उस पर अटैक करके। तो अब तो ये खाड़ी के देशों के आपस की लड़ाई हो गई है, या अमेरिका और इजराइल के बीच का मामला हो गया है। ये खामखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीट रहे हैं, भारत को घसीट रहे हैं, भारत की विदेश नीति को घसीट रहे हैं। तो ये एक्चुअल में पूरी तरीके से बौखला गए हैं। राज्य दर राज्य जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि पब्लिक का इन पर भरोसा जम नहीं रहा है। पब्लिक इनको समर्थन और अपना मत दे नहीं रही है। इनको, इनके पेट में दर्द इस बात का है कि लोकसभा चुनाव, तीसरे लोकसभा चुनाव में भी बहुमत से थोड़ा दूर रहने के बावजूद एनडीए के सहयोगियों के समर्थन से नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, और राहुल गांधी, जो इस खानदान का चौथा शख्स है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी रास्ते में खड़े हो गए हैं जम करके पब्लिक के सपोर्ट से। इनको परेशानी ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी मुख्यमंत्री बन गए हैं, और जो बाकी के 2 राज्य हैं वहां भी कांग्रेस का कोई नहीं बना है। एक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बन गए हैं। तो भाई, ये आपके कर्मों की वजह से और कुकर्मों की वजह से और कारनामों की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी की जो प्रामाणिकता है, विश्वसनीयता है, 24/7 जो काम करने का उनका काम है, और वो जो डिलीवरी दे रहे हैं पब्लिक को, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। आपके शहंशाह को, युवराज को विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं है, या जब यहां होते हैं तो वो भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी तुनक मिजाजी में अगर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो आप कूद करके कैमरों के सामने आते हैं। आपको पता नहीं भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पहचान ली कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। मतलब आपको मजा आता है भारत की इकोनॉमी को, भारत के पूंजी निवेश को आघात लगाने में। जब याद करिए अंजू जी, जब ये कोविड काल शुरू ही हुआ था, जी। उस समय इन्होंने एक इंटरव्यूज की सीरीज चलाई थी। कुछ वामपंथी और कांग्रेसी जो उपकृत कुछ सो कॉल्ड अर्थशास्त्री थे, उनके साथ बैठ करके, और तब इन्होंने कहा था
कि सुनामी आने वाली है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, रोजगार छीनने वाले हैं, बर्बाद हो जाएगी भारत की इकोनॉमी। और मोदी जी की गलती से, मतलब मोदी जी की गलती से कोरोना वायरस फैला था इस दुनिया में। उनके घर से फैला था, 7 लोक कल्याण मार्ग से। वहां कहीं उसमें अलमारी में बंद था, उन्होंने गलती से उसकी खिड़की खोल दी और वो फिर सारी दुनिया में और भारत में भी फैल गया। तो इतनी मूर्खता की बातें करना और हर मामले में घुमा फिरा करके, और मोदी को, अडानी को, अंबानी को इस तरह की हरकतें करना, ये सब सुन सुन करके लोगों के कान पक चुके हैं। और यही वजह है कि इन पर अब कोई भरोसा तक करने को तैयार नहीं है। तो जो भी स्यापा चल रहा है, जो भी बकैती चल रही है, ये अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं और इनकी जो करतूतें हैं ये इनको और भारी पड़ेंगी। अभी तो और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी ये जो कुछ इन्होंने बोला उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही इन लोगों को कि ईरान में 8 से 10,000 भारतीय रहते हैं और ये जो खाड़ी के देश हैं, मिडल ईस्ट के देश हैं, यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और यूएई के में तो 40 लाख रहते हैं और यूएई के साथ हमारा 100 करोड़ का बिज़नेस है सर। तो इनको ये सब समझ में नहीं आता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा भी तो देखेगा। अगर मान लीजिए आज ईरान के समर्थन में बयान जारी कर दिया, तो इन देशों में जो भारतीय रह रहे हैं सर उनका क्या होगा? इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है और विदेश नीति तय कर रहे हैं। और अब तो सोनिया गांधी मांग कर रही है कि भाई अब जब 9 मार्च से सेशन बैठेगा, बजट सत्र का जो अगला हिस्सा वहां शुरू होगा, उसमें बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पर। सर इनको कोई काम नहीं है और आज की जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज की अगर मैं बात करूं, तो ओमान के सुल्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, मतलब फोन पर बात की। कुवैत के क्राउन प्रिंस से उन्होंने फोन पर बात की। कतर के अमीर से उनकी कल बात हुई थी। इसके अलावा यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन, इनके राष्ट्र प्रमुखों से उन्होंने बातचीत की है। क्यों की है? क्योंकि हमारे इन खाड़ी के देशों में ही करीब 90 लाख नागरिक रहते हैं भारत के, जो काम करते हैं। वो वहां फंस गए हैं इस पूरे खाड़ी के युद्ध की वजह से। सीसीएस की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने। सीसीएस की बैठक का एजेंडा ही ये था, मेन एजेंडा यही था कि हम फंसे हुए भारतीयों को कैसे निकालें। एक एक करके सारे देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिप्स लगाए जा रहे हैं, जहां जहां से, जेद्दा से लेकर के और दुबई और तमाम दूसरी जगहों से विमानों के जरिए उनको निकालने का क्रम शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करें तो मंगलवार को ही कई फ्लाइट चेन्नई में उतरी है, बंबई में उतरी है। इसके अलावा बेंगलुरु, आपका हैदराबाद में उतरी है, दिल्ली में उतरी हैं फ्लाइट्स उनको लेकर के आने वालों की। तो हमारे प्रधानमंत्री को चिंता किसकी है? जो भारत के नागरिक वहां फंस गए हैं। इनको चिंता किस बात की है? वोट बैंक की। आप अप्रोच की, सोच की, विजन की और भारतीयों के प्रति जो चिंता है कौन कर रहा है, बस इससे अंदाजा लगा लीजिए। सर ये तो जो कुछ बोलते हैं वो हेडलाइंस बन जाता है पाकिस्तान में। इनकी बातें हमेशा से पाकिस्तान के नेताओं से मिलती-जुलती क्यों होती हैं? सर ये भी तो एक सवाल है ना। और आपको याद होगा पुलवामा में जब हमारे 44 सैनिक शहीद हुए थे, तब इसी कांग्रेस ने कहा था ये तो मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए खुद करवाया। तो सर ये सवाल क्यों ना कोई उठाए कि 2008 में जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, वो भी तो 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। तो कोई क्यों ना कहे कि वो कांग्रेस ने करवाया था चुनाव जीतने के लिए? और फिर तो इस हिसाब से तो जो ईरान पर कार्रवाई हो रही है, आयतुल्ला अली खमेनी मारे गए हैं, तो ये सब भी मोदी ने ही करवा दिया बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। बंगाल, बिल्कुल। तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरल, तो बहुत शक्तिशाली नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भी कहना मानते हैं और नेतान्याहू भी कहना मानते हैं कि भाई बोल दो हमला, अब खत्म करो इसको ताकि मैं अपना चुनाव जीत सकूं। एक्चुअली में क्या है कि सोच समझ का दिवाला पिट चुका है और कोई ना कोई बहाना ढूंढना है चुनाव हारने के बाद।
ताकि जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनके गुस्से का सामना ना करना पड़े। कभी चुनाव आयोग, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त, कभी मतदाता सूची, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ना कुछ इनको चाहिए झूठ बोलने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने नेताओं को बुद्धू बनाने के लिए। तो वही कर रहे हैं ये। इस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर ये वही कर रहे हैं और करते रहे, ऐसा करते-करते ही अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं, अपने एजेंडे, प्रोपेगेंडे को एक्सपोज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब दुश्मन गलती करे तो उसको रोकना नहीं चाहिए, करते देना चाहिए। तो यही इस वक़्त इनके साथ हो रहा है। समझ तो इनको तब आएगा जब बंगाल के नतीजे आएँगे या केरल के नतीजे आएँगे, तब इनको पता चलेगा इन्होंने क्या खोया। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।